So, this is a one-shot video of planning, complete chapter in one single lecture. Before we start, at the end of the chapter, as you all know, you are following a series of the revision of BST chapters. At the end, we will be having a quiz of 50 marks. 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा. शुरू करते हैं प्लानिंग के मीनिंग के साथ. क्या होता है जी प्लानिंग? पहले से डिसाइड करना, सोचना, पेपर वर्क करना कि क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है. एक्टिविटीज़ का एक सेट बनाएंगे कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स आवर गोल. हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी हिट एंड ट्रायल कि वी वांट टू इंक्रीज दी सेल्स, let's do digital marketing. It's not the way it is done. You have to first figure out ki what will be the cost involved in digital marketing, what will be the cost involved in traditional marketing, including newspaper advertisement, including radio advertisement, and then you will have to figure out the best possible outcome, and then you will have to implement the plan, and you have to regularly check whether the plan is going in the correct direction or not. So what I'm trying to tell you is that ki planning is not just hit and trial or an illogical thinking. It is more of logic rather than just thinking. ठीक है, और rather I should call it as a logical thinking, and it's a bridge which will put you from where you are today and where you want to be in future. Like let's say you want to score good marks in 12th, you need a plan for that. If you want to get admission into a good college, you need a plan for that. If a company want to increase its profit, they need a plan for that. If they want to increase these sales, they need a plan. So plan is the very first function of management. हर एक मैनेजर का सबसे पहला काम क्या होता है कि वो प्लान करे. बाकी सारे जो फंक्शंस होते हैं ना मैनेजमेंट के, वो सब बेटा स्टार्ट होते हैं जब पहले से प्लान हमारे पास रेडी होता है. प्लान के अकॉर्डिंगली काम ऑर्गेनाइज करा जाएगा, एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी जाएंगी, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करे जाएंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सेट करा जाएगा. जब हमारे पास प्लान होगा तब जाकर हम ये देख पाएंगे कि प्लान को पूरा करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है. जब हमारे पास प्लान होगा तभी हम स्टाफ को रेगुलरली मोटिवेटेड रख पाएंगे, उनको सही डायरेक्शन में लीड कर पाएंगे, उनके साथ अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम कम्युनिकेट भी करेंगे, एंड रेगुलरली हम चेक भी रखेंगे कि प्लान को हम कितना अचीव कर चुके हैं, और टाइम पूरा होने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमने प्लान को अचीव करा या कहीं ना कहीं कुछ डेविएशन रहेगी, ताकि हम उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले पाएं. सो आर वी क्लियर विद द रीजन व्हाई प्लानिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मैनेजमेंट? Primary function. I'm not saying कि other functions are not important, but every function is equally important, but planning precedes all other functions of management. ठीक है जी. So planning is a logical thinking of activities जो आपके गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है. तो प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? हम सही फैसलों पर तभी आ पाएंगे जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. हर एक ऑप्शन को हम एनालाइज करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, एंड देन वी विल कम टू अ पर्टिकुलर पॉइंट कि हाँ ये वाला जो ऑल्टरनेटिव है इससे हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिलेगा, तो हम उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं. तो वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है. थोड़ा बेटर समझाने के लिए, प्लानिंग प्रोवाइड्स अस विद द डायरेक्शन. सी, इफ you know the destination and you don't know the route, you will not be able to reach the destination. So what I'm trying to tell you is that if you want to score good marks in 12th and you don't know the method to score, how you don't know the technique to score good in 12th, then how can you score good in 12th? So you should know कि आपको जो चीज़ें नहीं आती उन पे आपको एफर्ट करना है, आपको सैम्पल रिवर्स करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टिप्स पे होने चाहिए, आपको डेली कंसिस्टेंटली आपको स्टडी करनी है, नो एक्सक्यूजेस. देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक अ प्लान सच दैट यू कैन स्कोर गुड इन 12th. किसी कंपनी को सेल्स बढ़ानी है तो वो सिर्फ सोच के कि बढ़ानी है ऐसे नहीं बढ़ जाएंगे. दे हैव टू कम आउट विद अ प्लान. सो ये जो डायरेक्शन का काम है ये आपको प्लान से मिलती है. जब वो इतने सारे ऑप्शंस को लुक आफ्टर करेंगे कि यार ट्रेडिशनल मार्केटिंग करें या डिजिटल मार्केटिंग करें या फिर हम पर्सनल सेलिंग करें, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचें, देन दे विल फिगर आउट कि बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या हो सकता है जिससे हम सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं. तो प्लानिंग से उनको डायरेक्शन मिलती है, उनको रास्ता मिलता है जिससे वो अपने गोल को अचीव कर पाते हैं. सो दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर. सो प्लानिंग आपको गाइड करती है सही डिसीजन लेने में. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग देखो रिस्क को एलिमिनेट नहीं करता, पर जब आप फ्यूचर में सोचते हो कि यार हम ये पर्टिकुलर एक्शन लेने वाले हैं, सो आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज हैं टू सम एक्सटेंट दे गेट रिड्यूस्ड. इफ यू आर गेटिंग एन इंडिकेशन कि शायद गवर्नमेंट आपके बनाए हुए प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस को बढ़ा देगी. मान लेते हैं कि आप कारपेट बनाते हो और समवेयर यू हैव कम टू नो कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज द टैक्स रेट्स ऑन कारपेट्स, then you need to try to reduce the cost of production so that somewhere you can maintain the price once the tax rates are increased, so you can take the competitive advantage over your competitors. So planning से कहीं ना कहीं uncertainty reduce
करी जा सकती है। अब आपने सोचा कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी पे काम कर रहे हैं और हमें भी क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। यू नीड अ प्लान टू इंक्रीज द क्वालिटी। सिर्फ सोच के, सिर्फ महंगा मटेरियल यूज करने से, कॉस्ट बढ़ा के प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा। यू नीड अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू कन्विंस पीपल कि आपके कारपेट्स बाकी कंपेटिटर से बेटर किस तरीके से हैं। सो अल्टीमेटली ये जो रिस्क आने वाले टाइम के हैं, जब आप पहले से उनके लिए एजम्पशंस लेके चलोगे कैसे उनको टैकल करना है, तो आपकी अनसर्टेनिटीज रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है बेटा प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। भाई प्लानिंग से पता होता है कि हमें अचीव करना है क्या है और कौन क्या काम करेगा। जब लोगों को उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं होगी तो कोई भी कुछ भी काम करने लग जाएगा। प्रोडक्शन वाला परचेज का काम कर रहा है, जाके मार्केट से सामान खरीद रहा है, परचेज वाला फैक्ट्री में खड़े होकर वर्कर्स को मॉनिटर कर रहा है, प्रोडक्शन वाले का काम कर रहा है, तो वो काम की ओवरलैपिंग होगी। बट जब आप प्रॉपरली प्लान को लेआउट कर दोगे कि आपका ये काम है, आपका अलग काम है, तो उनको कंफ्यूजन होगी ही नहीं, काम ओवरलैप नहीं होगा व्हेन वी आर क्लियर विद द ड्यूटीज विद एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हमने ये देखा कि सही प्लान से एक तो हमें डायरेक्शन सही मिलती है, काम ऊपर नीचे ओवरलैप नहीं होता और अनसर्टेनिटी का रिस्क रिड्यूस हो जाता है कि थोड़ा बहुत फ्यूचर में सोचने के बाद जो आने वाली गलतियां हो सकती है उनको हम पहले से प्रेडिक्ट करके रखते हैं और आने वाले अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को एक्सपेक्ट करने के बाद हम एक एक्शन प्लान रेडी रखते हैं कि अगर ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है जो हमने पहले से एक्सपेक्ट करके प्रेडिक्ट करके रखी है, तो व्हाट एक्शन विल बी टेकिंग इन फ्यूचर, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट. That's what reduces uncertainty mean. Now planning, it ultimately suggests to do some innovative over the period of time. अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे, आपके कंपेटिटर करेंगे, तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाओगे. इफ यू वांट टू स्टे इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो टाइम टू टाइम कस्टमर की प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपको बेटा रेगुलरली कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा. चाहे वो आपके प्रोडक्ट डिजाइन में हो, चाहे वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हो, चाहे आपको अपना प्रोडक्ट इंटायरली इम्प्रोवाइज करना पड़े. सो एट टाइम्स यू नीड इनोवेशन सो दैट कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के साथ आप मैचअप कर पाओ एंड आपकी सेल्स उससे अफेक्ट ना हो. देखो प्रोडक्ट की ना 4 स्टेजेस होती है. सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस होता है, फिर वो ग्रोथ में आ जाता है, फिर लोग उससे बोर हो जाते हैं तो वो अपनी मैच्योरिटी पे है. और अगर मैच्योरिटी को कंपनी ने टैकल नहीं करा, उस टाइम पर अगर कुछ इनोवेट नहीं करा, तो प्रोडक्ट का क्या शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन स्टेज. सो उस स्टेज से बचने के लिए रेगुलर इनोवेशन इज वेरी मच नेसेसरी. ग्रो आप कर चुके हो, मैच्योरिटी पर आ गए हो, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहो ताकि आपकी वो स्टेज तो एटलीस्ट रिटेन रहे. इफ नॉट ग्रोथ देन मैच्योरिटी तो आपकी रिटेन रहे. तो ये थोड़ा एडवांस मैंने समझा दिया. जो यहाँ के कीवर्ड्स हैं वो यही हैं कि मैनेजमेंट को नए आइडियाज अपने मतलब प्रैक्टिस में लेकर आते रहने चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट इज क्वाइट चैलेंजिंग. भाई लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होती रहेंगी, टैक्स रेट्स में चेंज आता रहेगा, पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट चेंज होती है टाइम टू टाइम, टेक्नोलॉजी कभी नहीं आ जाएगी. यू नीड अ प्लान टू टैकल सच थिंग्स. इज इट राइट? सो अल्टीमेटली इनोवेशन इज द गाइडेंस टू ऑल दीज चेंजेस. एंड देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग से आप अपने पास ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हो कि अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, सो व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट. यू अप्लाई नेट प्रेजेंट वैल्यू थिंग, यू अप्लाई पे बैक पीरियड, यू अप्लाई एन्युटी एंड यू अप्लाई मल्टीपल थिंग्स टू कम एट अ कंक्लूजन. अगर आपके पास 3 मशीन्स के ऑल्टरनेटिव सामने अवेलेबल हैं, पैसा आप लगा दोगे तो वो पैसा इरिवर्सेबल हो जाएगा, नुकसान होगा तो वो वापसी नहीं होगा, एक्सेप्ट अ ह्यूज कॉस्ट, आपको बहुत लॉस बियर करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई पहले लेआउट तैयार करो कि भाई इस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, कितना इसमें रिस्क है, कितना इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, देन मेक अ पर्टिकुलर डिसीजन. और वो पॉसिबिलिटी तभी हो पाती है जब आपके पास एक प्लान होता है. तो यह हिट एंड ट्रायल नहीं है, एक इलॉजिकल थिंकिंग नहीं है, ये सोची समझी लॉजिकल थिंकिंग है. तो ये प्लानिंग वही कर पाएगा जिसको अपनी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, जो प्रोफेशनल मैनेजर है, जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसको कैलकुलेशंस करनी आती हैं, तो वही एक सही कंक्लूजन आपके सामने निकाल पाएगा. बट वी कैन नॉट से कि हमेशा वो सही ही होगा. काफी बार प्लानिंग गलत भी हो जाती है, बट इट डजंट मीन कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को हम अंडरमाइन करें. भाई प्लानिंग के से रिजल्ट की गारंटी नहीं है, सक्सेस नहीं मिलता, तो प्लानिंग करना ही छोड़ दो. इट्स नॉट दैट. रिस्क की अनसर्टेनिटी तो कम हो रही है ना. जब आपको डेस्टिनेशन क्लियर है, रूट क्लियर नहीं है, तो चांसेस बहुत कम है कि आपने डेस्टिनेशन, बिल्कुल नेग्लिजिबल चांसेस हैं. अब 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, कोई प्लान आपके दिमाग में नहीं है, कैसे अच्छा स्कोर करोगे? ठीक है, हो सकता है कि 100-200 में से कोई एक आधा बच्चा कर जाए जिसने प्लान नहीं बना रखा था, बट व्हाट अबाउट अदर्स? सो यू नीड अ प्लान टू अचीव योर गोल. सो दैट्स व्हाट वी मीन कि प्लानिंग से आप सही डिसीजन लेते हो ताकि आपके गोल को अचीव करने में आपको सही डायरेक्शन मिले. फिर बेटा जी प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. आप चाहते हो कि आपके 95 मार्क्स है बीएसटी में कम से कम,
और मान लेते हैं कि अगर आपके आगे 94 तो बेटा आप डिससेटिस्फाई होगे कि कहाँ मेरा एक नंबर कट गया, 95 आते तो कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड रहती कि चलो जो सोचा था वहां से आसपास तो मैं पहुंची या आसपास में पहुंचा। बट अगर आपके 90 आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो जाओगे कि यार 95 कहाँ सोचे थे, 90 आए, कहाँ क्या गलती होगी। और अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं कि यार कितने भी आ जाए ठीक है, तो बेटा 85 पर भी आप पार्टी करोगे कि भाई 85 आ गए क्या ही हो गया। तो जब तक हमारे पास एक गोल नहीं होता ना, तब तक हम उसको कंपेयर किससे करेंगे। तो प्लानिंग से आपको क्या मिल जाता है, एक स्टैंडर्ड मिल जाता है बेटा, जिससे हम आगे चल के उसको कंट्रोल करके चेक कर सकते हैं कि हम अपने गोल के कितना पास पहुंचे। जब प्रोडक्शन टीम को पता ही नहीं होगा कि पिछले महीने के कंपैरिजन में इस वाले महीने में कितनी क्वांटिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी है, कितनी गलतियां कम से कम करनी है और कितनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जब तक इन सब चीजों को वो नंबर में एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि क्वालिटी को 10% से बढ़ाना है, गलतियां 5% से कम करनी है, प्रोडक्शन को 20% से बढ़ाना है, तो वो महीने के एंड में उसको कंपेयर कर लो, पिछले महीने की फिगर्स रखो, प्रेजेंट मंथ की फिगर रखो और आपस में लोग देख लो कि आप टारगेट से कितना डेविएट कर रहे हो, and then you can take a corrective action if there is any deviation, but you need a standard to control। जब आपके पास नंबर्स ही नहीं होंगे तब तक आप क्या मेजर करोगे, आप क्या कंपेयर करोगे, आप क्या एक्शन लोगे। So what I'm trying to tell you is that कि planning is a very very important managerial function, जिससे हमें डायरेक्शन मिलती है, हमारे रिस्क अनसर्टेनिटी के रिड्यूस होते हैं, ओवरलैपिंग कम होती है, ठीक है। और मैं तो बल्कि ये बोलूँगा कि एलिमिनिटी हो जाती है कुछ एक्सटेंट, जब लोगों को उनका काम पता लग जाएगा तो ओवरलैपिंग ना के बराबर ही होगी, यस और नो बेटा, ठीक है। जब प्लानिंग होती है तो हम सही डिसीजन पर आ पाते हैं, प्लानिंग से बेटा इनोवेशन होती है, ठीक है। जब आप प्लानिंग करते हो तो माइंड में बहुत नए नए आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा ऐसे भी करा जा सकता है, तो प्लानिंग से कहीं ना कहीं इनोवेशन भी होती है। और आखिरी में बेटा हमने प्लानिंग में कौन सी इंपॉर्टेंस करी थी कि हम कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड को सेट रखते हैं कि अच्छा हमने ये अचीव करना था तो हम एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड जो हमने डेजिग्नेट करा था हम देख लेंगे कि हम डेविएशन कितने राइज करी हमने, कितना गोल को हम अचीव कर पाए। तो इट कैन बी सर्टेन वंस योर टाइम इज कंप्लीटेड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंसेज ऑफ प्लानिंग। इनको बेटा याद रखने के लिए हम एक शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, थोड़ी सी ऑकवर्ड है, सो दी दो, ठीक है। अब डी बेटा दो है, एक बेटा डी है आपका डिसीशंस के लिए और बेटा दूसरा वाला डी पहले सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस थी डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो एक प्लानिंग से आपको डायरेक्शन मिलती है और प्लानिंग से आप सही डिसीजन ले पाते हो, इज इट राइट। प्लानिंग से बेटा फिर आपको डायरेक्शन मिल गई, डिसीजन वाला पॉइंट हो गया, ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है, स्टैंडर्ड बन जाता है कंट्रोलिंग के लिए और इनोवेटिव आइडियाज आप इन्वेंट कर पाते हो जब आप अपने माइंड को एक स्ट्रेस में डालते हो, जब आप सोचते हो कि यार सेल को कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्शन में कैसे क्वालिटी इंश्योर करें, तो यू थिंक ऑफ सो मेनी इनोवेटिव आइडियाज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द स्टेज ऑफ प्लानिंग। So these are the short form of importance of planning, why it is quite important। so हम 100 दीदू से इसको याद रख सकते हैं, मेरे साथ साथ बेटा इसको याद करो। सबसे पहला एस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, बेटा ओ से आपका तो ओवरलैपिंग रिड्यूस होती है, डी से बेटा डायरेक्शन या डिसीजन वो 2 बार आ जाएगा, आई से इनोवेशन, फिर बेटा यू से क्या था अनसर्टेनिटी का रिस्क कम होता है। तो अब हमें ये प्लानिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें अच्छे से याद हो चुकी है। बेटा हम आगे चलेंगे प्लानिंग के फीचर्स के साथ, क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेटा डिसीजन एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि आप डिसीजन ले पाओ। तो प्लानिंग से एक डिसीजन अल्टीमेटली रिजल्ट भी आएगा कि भाई सेल्स बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है, प्रोडक्शन में क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो कैसे करनी है, तो ये प्लानिंग में पता लग जाएगा आपको। आप प्लानिंग से कंक्लूजन पर आओगे ना कि क्वालिटी कैसे एनहांस करनी है, सेल्स कैसे इंप्रूव करनी है, मार्केटिंग कैसे, तो डिसीजन वाला जो पॉइंट है ना मेरा बेटा वो आपका एक उसमें भी रहेगा इंपॉर्टेंस में और वो फ्यूचर में। डिसीजन इज म्यूचुअल टू बोथ। अब प्लानिंग से आपको डायरेक्शन मिलती है, यस और नो, ठीक है। तो आपको ना प्लानिंग से अल्टीमेटली क्या होता है, आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस करते हो। प्लानिंग विल फोकस मेक यू मोर फोकस टुवर्ड्स अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव। इफ यू आर वेरी क्लियर कि मुझे 95 लेकर आना है, यू विल बी मोर फोकस्ड विद प्लानिंग कि मुझे ऐसा प्लान चाहिए कि मेरे 95 से कम एट एनी कॉस्ट मुझे लेकर ही नहीं आने हैं, आई विल नॉट सेटल बिलो 95। इन दैट केस यू विल बी वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल, बट इफ यू आर अनअवेयर ऑफ व्हाट योर गोल इज देन हाउ कैन यू इवन वर्क फॉर दैट। सो प्लानिंग से क्या हो जाता है ना, आप गोल ओरिएंटेड हो जाते हो, फोकस हो जाते हो कि भाई ये मेरा काम है, मुझे करना है, जब तक आपको पता ही नहीं करना कि आप करोगे क्या। सो प्लानिंग से आपको डायरेक्शन मिलती है जो उसमें इंपॉर्टेंस थी, और प्लानिंग से आप गोल फोकस हो जाते हो, व्हाट यू हैव टू डू, यू गेट कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दैट थिंग। आप प्री डिटरमाइंड गोल्स के लिए काम करते हो। प्राइमरी फंक्शन, बेटा सबसे पहला काम मैनेजमेंट का प्लानिंग जरूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चारों फंक्शन की इंपॉर्टेंस को हम अंडरमाइन करें, उनको हम कम इंपॉर्टेंस दें। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग उतने ही इंपॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट प्लानिंग है, बट सीक्वेंस वाइज प्लानिंग इनको प्रिसीड करता है।
पहले आता है प्लानिंग इज परवेसिव। ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर प्लानिंग होती है, चाहे टॉप हो, चाहे मिडल हो, चाहे बॉटम हो, चाहे इवन वर्कर्स ही क्यों ना हो, उनमें भी आपस में प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग इज एप्लीकेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, आगे चलेंगे। प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस है, एक प्लान पूरा होता है दूसरा प्लान इमर्ज हो जाता है। ठीक है, सो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक की जर्नी हुई। फिर जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, सर्वाइव करेगी, तब तक आपको टाइम टू टाइम प्लानिंग करते रहनी पड़ेगी। नए नए गोल्स आएंगे, नई नई इनोवेशंस होंगी, नई नई कस्टमर की प्रेफरेंसेस होंगी, टैक्स रेट्स में चेंजेस होंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको टाइम टू टाइम प्लानिंग करते रहना है। देन जी प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि प्लानिंग इज नॉट बैकवर्ड लुकिंग, पीछे का सब देखने के बाद ही जाके आगे के लिए प्लानिंग करी जाती है, बट करी किस पर्पस के लिए जा रही है? आगे के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग इज मोर ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक थिंग कि हम पीछे के बजाय थोड़ा आगे को इंप्रूव करने के लिए, फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। आपको लेकर आने हैं कम से कम 95, 100 आ जाए तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। तो ये आप आगे का सोच रहे हो, पीछे का सोच रहे हो? आगे का सोच रहे हो। अब आगे का आप सोचोगे, पर पीछे की बातें भी तो आप ध्यान में रखोगे ना, कि हमारे जो टेस्ट लिए था यूज सर ने, उसमें कितने कितने मार्क्स थे, कौन से चैप्टर हमारे वीक है, कौन से चैप्टर्स हमारे स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक्स हमारे वीक है, उस पर हमें अभी काम करना है। अभी नहीं करेंगे तो फिर आप कभी करेंगे, अब तो एग्जाम भी आ गए। सो प्लानिंग इज ऑल फ्यूचरिस्टिक, मोर ऑफ फ्यूचरिस्टिक आई से। आई एम नॉट सेइंग कि हम पीछे का नहीं देखते, पीछे के रिकॉर्ड्स को देख के ही आगे के लिए प्लानिंग करी जाती है, प्रेडिक्शन लगाई जाती है, बट अब लगाते हो आगे के लिए। सो प्लानिंग से मैनेजर फ्यूचर का प्लान करता है, अकॉर्डिंगली वो पॉलिसीज डिजाइन करता है, एक्टिविटीज को फ्रेम करता है, ताकि गोल्स को स्मूथ तरीके से अचीव कर पाए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये मैंने आपको बोला था एक ऐसा पॉइंट है जो आपके इंपॉर्टेंस में भी आएगा, आपके फीचर में भी आएगा। प्लानिंग से आप एक फैसला करते हो कि भाई मुझे मार्क्स लेकर आने, तो कैसे लेकर आने, आप उसके ऊपर फैसला करोगे। मैं लिख के याद करूंगा या बोल के याद करूंगा या टेस्ट के थ्रू मैं अपने मतलब कॉन्फिडेंस को बढ़ाऊंगा। तो अल्टीमेटली दैट्स डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। अब अगर हमें अल्टीमेटली कंपनी में फाइनेंस को कट करना है, तो कैसे कट करा जा सकता है? क्या हम एक ट्यूबलाइट को कम चलाएं पूरे महीने जो सबसे ज़्यादा वॉट की है? क्या हम एसी को हम ऑल्टरनेट डेज पे कर दें? क्या हम नाइट शिफ्ट लगानी बंद कर दें? सो अल्टीमेटली वी हैव टू कम टू अ सर्टेन डिसीजन, बट टू फिगर आउट द ऑल्टरनेटिव्स, हाउ फाइनेंस कैन गेट रिड्यूस, कहाँ से हमारी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो, कहाँ से हम थोड़ा बजट में रह पाए इफ देयर इज फाइनेंशियली इशू इन द कंपनी। और अगर कंपनी सरप्लस में है कि कुछ ज़्यादा ही पैसे कंपनी के पास पड़े हुए हैं, तो कंपनी हैज़ टू डिसाइड एन ऑल्टरनेटिव कि इसको इन्वेस्ट कहाँ करे, कि अपने ही बिजनेस में करें या किसी और बिजनेस में, कहीं म्यूचुअल फंड में या किसी स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करें, या सबसे सेफ ऑप्शन बैंक में एफडी डाल दें। सो दे हैव टू फिगर आउट द ऑल्टरनेटिव जो उनको लगे कि उनको अच्छा रिटर्न भी दे सकता है और रिस्क भी उसमें कम हो, तो डिसीजन लेना पड़ेगा उन्हें। फिर बेटा आ जाता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। अभी इतना कुछ समझा रहे टाइम मैं ही कितना कुछ सोच रहा हूँ कि यार सेल को बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल है, प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी को इंप्रूव करा जा सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाया जा सकता है। अब ये सब कैसे करा जाएगा उसके लिए बैठ के जरा सोचना पड़ेगा। तो इट्स ऑल मेंटल एक्सरसाइज एंड द रिजल्ट विल बी इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, जो हमने इसकी इंपॉर्टेंस में पढ़ा था। जब अपने माइंड को इतना स्ट्रेस डालोगे, लॉजिकली सोचोगे, कैलकुलेशंस करोगे, तो इससे एडवांटेज क्या मिलेगा? कुछ नया रिजल्ट आएगा, इनोवेशन आएगी। सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सोचना पड़ता है रेदर देन थिंकिंग, चलो ये कर देते हैं। प्लानिंग मैनेजर का एक्सपीरियंस और नॉलेज का एक मिक्स होता है रिजल्ट जो प्लानिंग का निकल कर आता है। नॉट जस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर बट ऑल्सो द नॉलेज ऑफ द मैनेजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग। सो आई थिंक वी आर क्लियर विद द फीचर्स ऑफ प्लानिंग। शॉर्ट फॉर्म इज कॉप डीएमएफ। एक ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म दोबारा आएगी, टॉप डीएमएफ, तब मैं इसको रेलेवेंस दोबारा आपको बताऊंगा। कॉप बेटा पुलिसमैन को भी कहा जाता है, डीएम बेटा इंस्टाग्राम पे होता है, बेटा एफ एक एक्स्ट्रा फ्यूचरिस्टिक के लिए हमने यूज कर लिया है। ठीक है, सो कॉप डीएमएफ से हम इसको याद रखेंगे। सी से बेटा जी आपका हो जाता है कॉन्टिन्यूअस, ओ से बेटा आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी, डी से बेटा डिसीजन, दोनों जगह पर आपको पता है। अच्छा डी पहले पी है, सॉरी पी से परवेसिव, फिर बेटा आपका डी बाद में आएगा डिसीजन के लिए। बेटा इसमें फ्यूचरिस्टिक हो गया, हाँ पी इनफैक्ट इसमें बेटा दो आएंगे, एक और पी कॉप में आ जाएगा, एक बेटा प्राइमरी के लिए और दूसरा पी बेटा इसमें परवेसिव के लिए भी डाल देना। एक पी इसमें और आ जाएगा, मैं इसमें करेक्शन कर दूंगा, एक परवेसिव और एक प्राइमरी। ओ बेटा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग आपको फोकस करवा देता है। सी बेटा प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस, इट नेवर एंड्स अंटिल द स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब तक रहेगी तब तक प्लानिंग करते रहनी पड़ेगी हमें। डी से बेटा डिसीजन, ये दोनों में है, इंपॉर्टेंस में भी और फ्यूचर में भी। एम से बेटा जी आपका हो गया मेंटल एक्सरसाइज, एफ से बेटा जी फ्यूचरिस्टिक। क्या हम आगे चल सकते हैं? बेटा मैंने फीचर की आपको बता दी, कॉप डीएमएफ। अब इसमें पी बेटा दो बार डाल देना, एक परवेसिव का प्राइमरी का, और बेटा जी हमने इंपॉर्टेंस जो बढ़ी थी सू दे दो।
ठीक है, एक बार जरा वो भी फटाफट से जरा हम याद कर लें। बेटा जी एस से द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ओ से बेटा द ओवरलैपिंग रिड्यूस होती है, डी से बेटा क्या था डिसीजन मेकिंग में हेल्प, आई से बेटा इनोवेशन, बहुत देर से ये बात चल रही है, डी बेटा एक और था डायरेक्शन मिलती है, डायरेक्शन डिसीजन आगे पीछे, यू से बेटा आपका था अनसर्टेनिटी रिड्यूस होता है। इसके बेटा आप लोगों ने कॉप डीएमएफ याद कर लिए हैं। पी 2 बार आएगा, पीडीएफ जो बच्चे टेलीग्राम में डाउनलोड करेंगे मैं करेक्शन करके ये अपलोड करूंगा, डोंट वरी। बेटा हर सिक्के की 2 साइड होती है, हेड्स टेल्स, वैसे ही हर चीज़ के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। पर मैं टॉपिक करवाने के पहले हमेशा ये बात बोल देता हूँ कि प्लानिंग को अंडरमाइन बिल्कुल भी मत करना कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है। जब तक बेटा हमें रास्ता नहीं पता होगा हम मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे, और वो रास्ता प्लानिंग है। जब तक ब्रिज नहीं होगा आप लोकेशन ए से लोकेशन बी पर नहीं जा पाओगे। तो प्लानिंग वो ब्रिज है जो आप आज जहां पर हो वहां से लेकर जाएगा जहां पर आप जाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको वो ब्रिज चलना पड़ेगा, आपको प्लान चाहिए पड़ेगा। तो जी शुरू कर देते हैं लिमिटेशन। अब ये भी ना एक तरीके से कहीं ना कहीं बेनिफिट्स ही है, पता है प्लानिंग के, ये इसकी ब्यूटी है टॉपिक की। प्लानिंग लेड्स टू रिजिडिटी, ये प्लान बन गया तो बार बार थोड़ी चेंज करोगे। अब आपने सोच लिया है कि हम तो यूजर को टेस्ट देंगे हर चैप्टर के तभी हमारा स्कोर ओवरऑल इंप्रूव होगा, तो वो देने पड़ेंगे। फिर आप बीच में सोचो कि नहीं यार टेस्ट तो बहुत हो रहे हैं, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, मैं ऐसे नहीं, तो कैसे मार्क्स लाओगे फिर बेटा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपनी में आपको फाइनेंस को कट करना है और मटेरियल खरीदने की बात आई, आप मार्केट गए, पहली ही शॉप से आप मार्केट में मटेरियल लेकर आ गए, तो कैसे फाइनेंस को आप हैंडल कर पाओगे। तो पहले थोड़ा फिगर आउट करो कि कहाँ पे कॉस्ट आपकी कम मिले और कहाँ पे क्वालिटी आपको अच्छी मिले मटेरियल की, देन यू कम टू अ डिसीजन, यस और नो। सो अल्टीमेटली प्लानिंग लेट्स टू रिजिडिटी। भाई प्लान एक बार बना लिया कि हम एक बार 10 शॉप्स पे पता करेंगे और उसमें से जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, क्वालिटी सबसे अच्छी होगी, उस पर्टिकुलर शॉप से हम खरीदेंगे। अब आप ये सोचो कि सर हम मार्केट गए, वहां पर तो खाली 8 शॉप्स थी, अब बाकी की 2 शॉप्स या तो ऑनलाइन एक्सप्लोर करो या फिर कहीं थोड़ा दूर जाके एक्सप्लोर करो। बट जब 10 सोच के गए थे तो वो रिजिडिटी है भाई, जो सोचा है वो करना है। अब आपने सोचा कि इंस्टाग्राम पे कैंपेन चलाएंगे, ठीक है, और फॉर सम रीजन इंस्टाग्राम 2 दिन के लिए हो गया डाउन। अब आप फंस गए कि यार प्लान तो हमारा पूरा उस पर था। तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे शॉप क्लोज है, अब दिक्कत हो रही है कि 10 दुकानें सोच के आए थे पर मिल रही हैं खाली 8 जहां पर हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे कैंपेन चलाना था, इंस्टाग्राम फॉर सम रीजन 2 दिन के लिए डाउन चला गया, अब कैसे हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाएं। तो वहां कहीं ना कहीं प्लान आपका थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है। पर उसके लिए भी हमें क्या रखनी चाहिए assumptions, पहले से प्लान करके चलो ना कि अगर 10 दुकानें नहीं मिली तो चलो कोई नहीं, 7 दुकानें मैक्सिमम तक हम पता करके आ जाएंगे। इंस्टाग्राम बंद होगा, इमीडिएटली हम फंड वहां इन्वेस्ट करने की जगह फेसबुक पे इन्वेस्ट कर देंगे, या 2 दिन रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इन चीजों के लिए पहले से प्रिपेयर करो, इस लिमिटेशन को आप ओवरकम कर जाओगे, हाँ या ना। दूसरी लिमिटेशन बेटा जी प्लानिंग की होती है, मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अगर लगातार टैक्स रेट्स में चेंज आ रहे हैं, आज लोगों की प्रेफरेंस कुछ है, कल लोगों की प्रेफरेंस कुछ और है, टेक्नोलॉजी आए दिन नई आती चली जा रही है, स्पेशली फैशन में, कंप्यूटर्स में ना बहुत मुश्किल होता है प्लान करना। आपने सोचा कि ऐसी टी शर्ट बनाएंगे जो कोई लेटेस्ट फिल्म स्टार ने उसका फैशन चला दिया, आपने मूवी देखी और लोगों ने देखी और उनको वो वाली टी शर्ट बड़ी पसंद आ रही है, कोई भी एज्यूम कर लो, पर फॉर सम रीजन आपने कहा, आपने बल्क ऑर्डर दे दिया और अगले हफ्ते एक नई मूवी आ गई, उसका ट्रेंड और पॉपुलर हो गया, तो आपका जो ऑर्डर था वो बेकार चला जाएगा, उतनी सेल नहीं कर पाओगे जितनी आपने प्लान करी थी। एनवायरनमेंट डायनामिक है, स्पेशली फैशन में और आईटी वगैरह में इन्होंने भी यहाँ लिखा हुआ है कि चेंजेस आते रहते हैं और क्वाइट डिफिकल्ट होता है प्लानिंग करना कि उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओ, चेंजेस आते रहते हैं, डायनामिक में काम नहीं करेगा। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया था अभी इंपॉर्टेंस में कि प्लानिंग से इनोवेशन आती है, फिर आपने उसके फीचर में पढ़ा है कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। अब लिमिटेशन कर रहे हो, प्लानिंग से क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है, वो कैसे होती है मैं बताता हूँ। अगर आप आगे मुझे बोलो कि सर आप रिटन टेस्ट और ये जो क्विज टेस्ट लेते हो, इसके अलावा आप एक प्रेजेंटेशन भी कराना शुरू कर दो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, और आइडिया अच्छा मैंने दिया है, वैसे तो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली अगर मैंने आपको सामने से ऐसा रिस्पॉन्ड कर दिया कि बेटा आप रहने दो, मेरी अकेडमी मैं जैसे चलाऊँ वैसे ही चलाऊंगा, आप बोलोगे ओके सर, और बेटा बाहर जाके मुझे गाली दोगे, ठीक है, और आपके मन में क्या आएगा कि यार ये तो सर पता नहीं अपने अकॉर्डिंगली चलते हैं, बातें बच्चों की सुनते नहीं है, सजेशन बढ़िया दे रहे थे, सर के अकेडमी के लिए बेटर था, और सामने से रिस्पॉन्ड क्या है, अपना काम कर चल, ठीक है, यहाँ मत ज्वाइन करो, बेकार सर है। तो उससे क्या होगा कि माइंड में अगली बार अब फीस तो आ गई, बच्चे को पढ़ना पड़ेगा मेरे पास, पर अंदर ही अंदर बच्चे का मेरे साथ एक डिस्पैरिटी हो जाएगी, बच्चा आने वाले टाइम मुझे सजेशन देगा नहीं, ऊपर से जो बच्चे का क्रिएटिव सजेशन था वो भी बेकार चला जाएगा, और आगे बच्चे क्रिएटिविटी उससे अफेक्ट होगी। अगर कहीं और भी बच्चा सजेशन देना चाहे तो वो भी हेजिटेट करेगा कि यार वहां सर ने मुझे रिस्पॉन्स गलत दिया था, अब ये वाले सर मुझे रिस्पॉन्स गलत देंगे तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तो इससे क्या होता है, प्लानिंग से ना क्रिएटिविटी खराब हो जाती है अगर आपका बॉस आपको अच्छे से ट्रीट ना करे। इसलिए हेनरी फ्योल जी ने कहा था, इनिशिएटिव पे रिवॉर्ड दो,
ठीक है, FW टेलर ने भी कहा था कॉपरेशन हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म नहीं हो रहा, तो उस चीज को रिवॉर्ड दो, इंसेंटिव दो वर्कर्स को अगर वो कॉपरेट कर रहे हैं तो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग अगर कोई करके आपको कुछ बता रहा है, इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उसके सजेशन को अप्रिशिएट करा जाए। अगर पैसे नहीं देना चाहते तो उसको रिकॉग्नाइजेशन दे दो, नोटिस बोर्ड वगैरह पे नाम लिख दो, ताकि उसकी क्रिएटिविटी कल को रिड्यूस ना हो। और अगर मैं पीपीटी वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूं तो मैं बच्चों को अप्रिशिएट करूं कि इस बच्चे के आइडिया से हमने ये इंप्लीमेंट करा और इसका रिजल्ट हमें बढ़िया आ रहा है, तो देन इसको आप ओवररूल कर सकते हो, इसको आप ओवरकम कर सकते हो कि क्रिएटिविटी से बचना है, मतलब अगर रिड्यूस नहीं करना तो सामने वाले का सजेशन सुनो, अगर वहां कुछ गलती है तो उसको ठीक करो। आई एम नॉट सेइंग कि सजेशन आ गया तो फॉलो ही करना है, बट अगर वो कंस्ट्रक्टिव है और अगर वो यूजफुल है तो इट कैन बी थिंक ओवर। देन इज इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब काफी बार क्या होता है ना, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें किस में नहीं करें, आपकी कंपनी के लोग इतने कंपैटिबल नहीं होते, तो उसके लिए आपको ना कैलकुलेशन करवाने के लिए कंसल्टेंट्स को हायर करना पड़ता है, एंड इट्स नॉट इकोनॉमिकल, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। कंसल्टेंट्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है बेटा, कुछ 20-30 हज़ार में होती है फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, अगर हम बेसिक कंसल्टेंसी की भी बात करें, एंड देन दे विल टेल यू कि यहाँ इन्वेस्ट करो, या सिर्फ हाँ या ना के वो इतने पैसे लेते हैं। अब आप बोलोगे सर इतने पैसे दें सिर्फ हाँ या ना सुनने के लिए, इससे बेटर तो सर हम पैसा लगा ही दें। लगा लो 10 लाख रुपए, झेलो नुकसान 10 लाख रुपए का। तो बेटा 10 लाख रुपए का नुकसान भारी पड़ेगा या 20,000 रुपए का नुकसान 10 लाख रुपए का? सो दैट्स वाई प्लानिंग एक्सपेंसिव है, हम मानते हैं, पर आपको आने वाले टाइम से तो पैसे बचा रहे हैं ना वो नुकसान से। तो क्यों ये लिमिटेशन में बोल रहे हैं कि प्लानिंग कॉस्टली है? बेटा कॉस्टली है ए वन टाइम, बट लॉन्ग टर्म में तो एडवांटेज ही है। सो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पूरी कैलकुलेशन करने के लिए, प्रोजेक्ट के रिस्क वगैरह को एसेटिन करने के लिए पैसे लेते हैं, तो टू सम एक्सटेंट प्लानिंग बिकम्स कॉस्टली एट वन टाइम, टाइम कंज्यूमिंग। बेटा प्लानिंग एकदम से तो हो नहीं जाएगी, आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, और काफी बार क्या होता है कि टाइम इतना लग जाता है कि वो प्रोजेक्ट में कोई और इन्वेस्ट करके बैठ जाता है। आपने सोचा कि ऐसा लैपटॉप बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर फोन भी फिट हो जाए और उसके साथ फोन भी बेचेंगे, प्राइस खाली लैपटॉप के जितना होगा और उसमें एक फोन फिक्स हो जाएगा, और लैपटॉप का साइज इतना छोटा कि कैरी करने में दिक्कत ना हो, तो फोन का भी काम लैपटॉप का भी। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसा ना मैं कुछ करने वाला हूं ना अभी तक ऐसा किसी कंपनी ने करा, जहां तक मुझे लगता है 2025 में तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, आने वाले टाइम में हो जाए तो शायद हो जाए। तो अब इसके ऊपर आपने टाइम इतना लगा दिया, आपको साल लग गया प्लान करने में कि एक कंपनी और ये करके बैठ चुकी है, उन्होंने ऐड भी डाल दिया इतना बड़ा। अब टीवी चला रहे हो, चलो न्यूज़ देखूंगा, और न्यूज़ आ रही है कि एक ऐसा लैपटॉप मार्केट में आया जिसके साथ फोन भी कैरी करा जा सकता है, उसके अंदर एक स्पेस है जहां पर आप अपना फोन पुट करो और फोन भी लैपटॉप के साथ अटैच होकर आएगा, और फोन और लैपटॉप दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड, आप चाहे लैपटॉप से बात करो या फोन से बात करो, इसका कीपैड जो है वो इतना कंपैक्ट साइज का है कि ये इजीली आपके छोटे से बैग में आ जाएगा। सो इन दैट केस आप इतना लेट हो चुके थे, इतना टाइम आपने ले लिया कि उसको इंप्लीमेंट करने के टाइम नहीं बचा। फिर प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। आपने प्लानिंग करी कि भाई हम तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ना मटेरियल दूसरी दुकान से खरीदेंगे, इस वाली दुकान की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जहां से मटेरियल अभी ले रहे हैं। अब ये सोच के दूसरी दुकान पर आप चले गए, आपने सोचा क्वालिटी इनके स्टील की, इनके मटेरियल की बढ़िया है, पर रिजल्ट में उतना आपको सक्सेस नहीं मिला जितना आपने गारंटी आपने सोचा था आपने कि यार बेनिफिट मिलेगा। हालांकि क्वालिटी इंप्रूव हुई, पर उस क्वालिटी से जो आपने सक्सेस की उम्मीद लगाई थी वो आपको नहीं मिली। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको रिजल्ट भी उसका अच्छा मिले, पर बेटा 10 में से 9 बच्चों को तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। किसी एक आधे बच्चे की बेटा किस्मत खराब होती है, या फिर अल्टीमेटली तबीयत नहीं ठीक लास्ट टाइम पे, या फिर अल्टीमेटली हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिसमें उस बच्चे का कमांड अच्छा नहीं था, या बच्चा एग्जाम के पहले कुछ फैमिली में हो गया, बच्चा नहीं पढ़ पाया, कोई भी एक्सपेक्टेड रीजन कुड बी देयर। बट क्या इसका मतलब ये है कि हम प्लानिंग ही ना करें? इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें प्लान नहीं करना है, हमें हमेशा प्लान करके चलना है। कोई भी आपको स्टेप लेना है आपको प्लान करके चलना है। हमारी क्लास किस टाइम पर होगी, किस टाइम अपलोड होगी, सब चीज़ें हम बेटा प्लान करके चलते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है। सो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी कांट से कि सक्सेस नहीं, गारंटी नहीं है तो प्लानिंग ही मत करो, बट इसका मतलब ये नहीं ना सक्सेस नहीं मिलेगा। प्लान नहीं बनाओगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, प्लान बनाओगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अनसक्सेसफुल होने के, ध्यान रखना है। इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। तो मैंने इसीलिए ना लिमिटेशंस को कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से समझाया कि हम उन चीजों को ओवररूल कर सकते हैं अगर हम एजम्पशंस वगैरह लेके चले पहले से कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम उनके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होकर चले, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म देख लो, DT SRCC। SRCC इज अ वेरी वेरी पॉपुलर रियोन कॉलेज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। सो डी से बेटा हम अल्टीमेटली याद रखेंगे प्लानिंग जो है बेटा, अब अल्टीमेटली अगर चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, डायनेमिक चेंजेस आ रहे हैं, तो प्लानिंग आपकी काम नहीं करेगी। और दूसरा बेटा टाइम इतना ज़्यादा लग जाता है कि प्लान को इंप्लीमेंट करने का फिर टाइम बचता ही नहीं है, ठीक है। फिर बेटा आपका इसमें ऐसे आ रहा है, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है कि प्लान आपने बना लिया तो आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। फिर बेटा प्लान एक बार बन गया
तो उसको फॉलो करो, आपको रिजिडिटी के साथ फॉलो करना है। तो बेटा इसमें 2 सी हैं, एक बेटा कॉस्ट के लिए है और बेटा दूसरा सी इसमें था क्रिएटिविटी आपकी रिड्यूस हो सकती है अगर आपका सुपीरियर आपको सजेशन आपका अप्रिशिएट ना करे तो, ठीक है, DTSRCC, ठीक है। सबसे पहले बेटा डायनेमिक एनवायरनमेंट में ये काम नहीं करेगा। अगर हमने प्लान बना लिए और एनवायरनमेंट में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस आते चले जा रहे हैं तो प्लानिंग आपकी काम नहीं करेगी। फिर बेटा टाइम बहुत लग जाता है काफ़ी बार प्लानिंग में। तीसरा बेटा इसमें था कि सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। चौथा बेटा इसके अंदर कौन सा था, R से रिजिडिटी। प्लान एक बार बन गया तो जो प्लान में है वैसे ही करो, बार बार फ्लेक्सिबल तरीके से उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। फिर बेटा इसमें 2 सी हैं, एक बेटा क्रिएटिविटी और एक कॉस्ट, ठीक है। अब जरा मेरे साथ फटाफट से सारी शॉर्ट फॉर्म को याद करेंगे सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेटा इंपॉर्टेंस थी, उसकी बेटा शॉर्ट फॉर्म थी सो दी दो। फिर बेटा दूसरी हमने शॉर्ट फॉर्म करी थी फीचर्स की, कॉप DMF, जिसमें P दो थे, एक परवेसिव और एक प्राइमरी वाला। आखिरी बेटा अभी हमने आपके साथ करा है DTSRCC, ठीक है। तो हमने अभी तक प्लानिंग की सबसे पहले इंपॉर्टेंस, फिर प्लानिंग के फीचर्स और फिर प्लानिंग की लिमिटेशंस कर लिया। टाइप्स ऑफ प्लान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा प्रोसेस भी रह गया, अभी पहले प्रोसेस आएगा फिर आएंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। इसको देख के घबराओ मत, अगले 2 मिनट के अंदर पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। सबसे पहले प्लान का ऑब्जेक्टिव सेट करो कि आपको अचीव करना क्या। मान लेते हैं कंपनी को 20% से सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। उनको पहले से सारी लेकर चलनी पड़ेंगी असम्पशंस प्रेमिसेस कि अगर लॉकडाउन लग गया कि सारी दुकानें बंद फॉर सम रीजन, कोई डिजीज फैल गया इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट ने कहा कि दुकानें नहीं खुलेंगी, फैक्ट्रियां नहीं, उस केस में ऑनलाइन कैसे अपना आप मार्केट को कैप्चर करके रखोगे, ठीक है। तो वैसी एजम्पशंस पहले से तैयार रखो। टैक्स रेट अगर बढ़ गया, कस्टमर की अगर प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, तो यू शुड बी रेडी फॉर दी अनसर्टेनिटीज। तो पहले से आप जरा रिटर्न वर्क में रखो कि ये चेंजेस आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या एक्शन प्लान लोगे, दैट शुड बी रेडी इन एडवांस। इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाओगे तो पहले से तैयारी, जो जो आउटकम को इमेजिन कर सकते हो वो सब चीज़ों को पहले से उनके लिए आप एक्शन प्लान रेडी रखो। फिर उसके बाद आप देखो भाई किस तरीके से आप सेल्स को बढ़ा सकते हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, अगेन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल है। फिर उसके अलावा आप रेडियो में एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, टीवी में दे सकते हो, ठीक है। डिजिटली भी फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। तो आइडेंटिफाई करो, फिर आप इवेल्युएट करो कि कौन से सोर्स में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। डिजिटल कितना पैसा लग सकता है, ट्रेडिशनल में कितना लगेगा और किस में कितना रिस्क वगैरह इन्वॉल्व है, तो वो सब चीज़ें आपकी इवेल्युएशन स्टेज पे आ जाएंगी। फिर आप भाई सिलेक्ट करो, आपने कहा कि हम तो डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, हम तो अपनी एनालिसिस, बेटा उसमें ही हो गया ना, इवैल्यूएशन और एनालिसिस इज सेम थिंग। आप प्लान को इवैल्यूएट कर रहे हो, प्लान को एनालाइज कर रहे हो। प्लान मतलब कि ऑल्टरनेटिव जो जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उनको एनालाइज करना, उनको इवैल्यूएट करना इज वन एंड सेम थिंग। फिर सिलेक्ट करो जो आपको लगे बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। आपने कहा कि भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग सबसे बेस्ट है, सस्ती भी है, रीच भी ज्यादा है, यंगस्टर्स में रीच ज्यादा है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो उनके लिए बहुत कंपैटिबल है। मान लो आपका कैफे आपको प्रमोट करना है, आप चाहते हो पिछले महीने की सेल 10,000 थी, इस महीने की सेल हमारी 12,000 तक टच करे, तो वो 2,000 एक्स्ट्रा जनरेट करने के लिए आपको पहले मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में हार्डली हमारा 1,500-2,000 ही लग रहा है और उससे जो रिस्पॉन्स है वो हमारा उससे भी ज़्यादा निकल कर आएगा। सो इन दैट केस आपने उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर तो हमारी जो अल्टीमेटली सेल्स है वो 10,000 से 12,000 इजीली पहुँच जाएंगे। अब आप बोलोगे सर एक तो पहले कॉस्ट भी दें और उसके बाद सर हमारी सेल में भी उतना, सर ये तो हमारा ब्रेक ही बन आ गया। पर बेटा एक बात सोचो ना, जो कस्टमर आपके पास खाने के लिए आएगा, ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स को भी कल को लेकर आ सकता है और अल्टीमेटली अगर उसने सोशल मीडिया पे और कहीं आपको टैग कर दिया, स्टोरी में डाल दिया, तो उसका रिस्पॉन्स आपको और बेटर आएगा। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करा आपने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कैंपेन। अब उसको जरा इंप्लीमेंट करा जाए, अपना कैंपेन चालू करो कि लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो उनको दिखना चाहिए कि भाई इस कैफे का ऐड आ रहा है, और उसको रेगुलरली आप फॉलो अप रखो, चेक रखो। अपने जान पहचान वालों से पूछते रहो कि तुम्हें ऐड दिख रहा है ना, और अपने रेस्टोरेंट में भी सेल्स का चेक रखो कि हर दिन आपकी सेल बढ़ रही है या नहीं, तभी जाके एंड में आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। इज इट राइट? तो प्लानिंग के ये स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस है प्लानिंग का। सबसे पहले अपने सेट करा गोल, 20% से हम बढ़ाएंगे सेल्स को, सिलेक्टिंग दी ऑब्जेक्टिव या फिर आइडेंटिफाइंग दी ऑब्जेक्टिव। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, फिर आपको प्रेमिसेस डेवलप करने हैं, भी क्या क्या आपके अगेंस्ट जा सकता है, एजम्पशंस लो और उनके लिए एक्शन प्लान तैयार रखो। तीसरा, ऑल्टरनेटिव्स को जरा आइडेंटिफाई करो, किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और फिर उसके बाद बेटा चौथे नंबर पे हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करो, जरा पेपर वर्क करो, किसमें कितना खर्चा बैठेगा, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है। फिर बेटा करने के बाद पांचवें नंबर पे सिलेक्ट कर लो जो आपको समझ में आ रहा है कि सबसे बढ़िया इसमें रिजल्ट है, सबसे बढ़िया इसमें आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ जाएगा, रिस्क कम है, वो आप सिलेक्ट करके बैठ जाओ। सिलेक्ट करने के बाद खाली बैठना नहीं है, हमें उसको स्टार्ट करना है, प्लान की शुरुआत करनी है, इंप्लीमेंट करो। अब उसको कंपनी में इंप्लीमेंट करो।
और टाइम टू टाइम उस पर चेक रखो कि जैसा आपने प्लान करा था सब वैसे चल रहा है या नहीं. So these are the steps involved in process of planning which I believe are clear to all of you. Now come to ये बेटा इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है OPIX if, बट ये इतना सिंपल सा है जहाँ तक मुझे लगता है आपको वैसे ही याद हो जाएगा. ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, प्रेमिसेस को डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना ऑल्टरनेटिव्स को, फिर इवेलुएट करना, सिलेक्ट करना. 3 तो बेटा ऑल्टरनेटिव्स के स्टेप्स हैं. पहले आइडेंटिफाई करोगे ऑल्टरनेटिव्स को, फिर इवेलुएट करोगे, एनालाइज करोगे, फिर आप उनको सिलेक्ट करोगे और फिर आप प्लान को इंप्लीमेंट करके बाद में फॉलो अप रखोगे कि जैसा प्लान कर रहा था सब वैसा ही चलना चाहिए. मेरा चैप्टर का लास्ट टॉपिक फिर क्विज शुरू करेंगे. ठीक है, ये वाला टॉपिक भी मैं आपको अगले 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा कवर अप करवा दूंगा. बेटा 2 तरीके के मेनली प्लान रहते हैं, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान. बेटा सिंगल यूज होता है प्लान खाली एक बार के लिए बनाया गया है. अब जैसे कि सपोज करते हैं कि हमारी कंपनी का कोई इवेंट होना है, ठीक है, जैसे कि एनुअल फंक्शन वगैरह, स्पोर्ट्स फंक्शन वगैरह होते रहते हैं ना कंपनीज के, तो उसके लिए हमें सिंगल यूज प्लान चाहिए. वो एक बार बनाया जाएगा, अगले साल जब दोबारा इवेंट होगा फिर दोबारा प्लानिंग होगी. तो ये एक प्रोग्राम जैसा जो प्लान होता है ना, वो टाइम टू टाइम बेटा जी चेंज होता है. तो वो सिंगल वन टाइम है. जैसे बजट होता है बेटा, बजट भी हर महीने का होता है, क्वार्टर होता है, 6-6 महीने का होता है. तो जब टाइम पूरा हो जाता है फिर हमें दोबारा बजट बनाना पड़ता है, हाँ या ना बेटा. ऑब्जेक्टिव एक बार अचीव हो गया फिर हमें दोबारा उसको चेंज करना है. तो ये सारे जो मैं प्लान के आपको तरीके बता रहा हूँ, कैसे प्लान है ये, सिंगल यूज. ऑब्जेक्टिव एक बार अचीव हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ, आपको फिर अगले टाइम के लिए नया ऑब्जेक्टिव चाहिए. तो वो फिर एक बार का था. बजट 1 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, साल का होता है. फिर टाइम पूरा होने के बाद दोबारा आपको बजटिंग करनी पड़ती है. प्रोग्राम एक बार आपका हो गया फिर दोबारा आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी नए प्रोग्राम के लिए. तो ये सिंगल यूज कैटेगरी के अंदर आते हैं. फिर बेटा जो स्टैंडिंग होते हैं, कंपनी की पॉलिसीज कि हम इको फ्रेंडली तरीके से सामान बनाएंगे, हम नॉइज पोल्यूशन नहीं करेंगे, एयर वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे. कंपनी की पॉलिसी स्टैंडिंग है कि हमेशा रहेगी कंपनी में. रूल्स, टाइम पर आना है, टाइम पे छुट्टी होगी, पहले नहीं होगी. तो ये सब क्या कंपनी के रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं. ठीक है, तो ये सब स्टैंडिंग है. ये सब कंपनी में लॉन्ग टाइम के लिए चलता है. हमारी कंपनी का प्रोसीजर यही है, मेथड यही है. हम गाड़ी बनाते हैं इसी प्रोसीजर से, हम आइसक्रीम्स बनाते हैं इसी. तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती. मतलब बहुत टाइम के बाद जाके कभी चेंज होगी तो होगी, बट ये स्टैंडिंग होती है. मतलब ये प्लान खड़े हुए हैं, जैसे हैं, लंबे टाइम तक टिके रहेंगे. सिंगल यूज टाइम पूरा होने के बाद आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, अपडेट करने पड़ेंगे. तो ये चेंज होते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली और ये ओकेजनली चेंज होते हैं, बहुत रेयरली, इसलिए इनको स्टैंडिंग बोलते हैं. अब प्लान खड़े हुए हैं. अब बेटा हम इन्हीं के डेरिवेटिव प्लान्स करेंगे. डेरिवेटिव मतलब जो इनसे डेराइव हो क्या है, सिंगल और स्टैंडिंग. मैं आपको ना बता दूंगा कौन सा प्लान सिंगल और कौन सा आपका स्टैंडिंग वाला है. बट ऑब्जेक्टिव आपका सिंगल यूज है. एक ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ फिर नए ऑब्जेक्टिव के लिए दोबारा आपको फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी. आपको दोबारा पेपर वर्क, ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, सिलेक्ट करना ऑल्टरनेटिव, वो सब स्टेप्स आपको दोबारा से फॉलो करने पड़ेंगे. तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो एक ऐसा प्लान हो गया सिंगल यूज. ठीक है, शॉर्ट टर्म के ऑब्जेक्टिव होते हैं, साल 2 साल मैक्स टू मैक्स. ठीक है, गोल्स तो हमारे बहुत लंबे टाइम के लिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में होते हैं. बट ऑब्जेक्टिव की सबसे खास बात ये होती है कि इनको नंबर में एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर हमें ऐसा बोल दो कि हमें सेल्स को बढ़ाना है तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है. सेल्स को 30% से बढ़ाना है, प्रोडक्शन को 10% से बढ़ाना है, मार्केटिंग का बजट 30% से अगले महीने हमें ज़्यादा चाहिए. सो ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव्स. नंबर्स में एक्सप्रेस करो और टाइम इसमें स्पेसिफाई करो. फिर सर स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी भी एक ऑब्जेक्टिव है. स्ट्रैटेजी भी क्या ऑब्जेक्टिव है, पर फर्क क्या है? 3 बातें बेटा इसमें आती है. आपको लंबे टाइम में क्या अचीव करना है. सपोज करते हैं कि हमारी कंपनी ना वॉच बनाती है, ठीक है, रिस्ट वॉच. आप चाहते हो कि इंडिया में हमारा 1% मार्केट शेयर हो अगले साल तक. तो ये लंबी स्ट्रेटेजी आपको इसके लिए चाहिए. लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें इंडिया में 1% मार्केट शेयर चाहिए. आप एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन लगाओ उसके लिए. कैसे करोगे कैप्चर? क्या आप डिजिटली जाओगे, क्या आप मॉल्स में जा जाके कैंपेनिंग चलाओगे, या फिर आप कॉलेज में जाके कैंपेन चलाओगे, कॉन्टेस्ट करोगे, इवेंट करोगे. तो आपको जो भी करोगे एक आपको अडॉप्ट करना है कोर्स ऑफ एक्शन और अपने रिसोर्सेज उसमें लगा दो. ठीक है, अपने वॉलंटियर्स को भेजो वहाँ पे कि जाके भाई आप काम करें, एम्प्लॉइज को भेजो कि आप जाके प्रमोट करो हमारा प्रोडक्ट. तो दिस इज अ स्ट्रेटेजी. लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम में कहाँ पहुँचना चाहते हो, कैसे पहुँचोगे, और रिसोर्सेज वहाँ डाल दो. दैट इज योर स्ट्रेटेजी, सिंपल इज दैट. फिर बेटा जी हमारा जाता है पॉलिसी, कंपनी की गाइडलाइन कि हम तो इको फ्रेंडली तरीके से प्रोडक्शन करेंगे. हमारे यहाँ तो सारे एम्प्लॉय शूज़ उतार के ही अपने ऑफिस में एंटर करते हैं. हमें हमारे लिए हाइजीन बहुत मैटर करता है. हमारे यहाँ जो भी फूड आइटम बनते हैं सारा स्टाफ हमारा कैप पहनता है प्लास्टिक वाली, तो उससे ताकि हेयर का नहीं गिरे, ड्रॉप ना हो और हाइजीन मेंटेन रहे. तो ये कंपनी की क्या होती है, पॉलिसी. ठीक है, हाँ, तो पॉलिसी भी क्या रहती है, स्टैंडिंग रहती है. अच्छा, पॉलिसी या स्टैंडिंग है. पीछे जो हमने पढ़ा था स्ट्रैटेजी, बेटा ये सिंगल यूज है. स्ट्रैटेजी एक बार काम आ गई फिर अगले गोल के लिए नई स्ट्रैटेजी चाहिए. तो जो ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी है बेटा, ये सिंगल यूज होता है. फिर नया ऑब्जेक्टिव, नई स्ट्रैटेजी.
ठीक है। फिर बेटा पॉलिसी आपकी चलती रहेगी कंपनी में, ठीक है। फिर बेटा जी आपका आ जाता है प्रोसीजर, स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और गिविंग सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। जैसे मेरा पढ़ाने का प्रोसीजर क्या है कि पहले बेटा हम स्क्रीन पे पहले कास्ट करेंगे जो टॉपिक है, या फिर अगर मुझे रिटर्न वर्क करना है तो बेटा मैं फिर बोर्ड ओपन करूंगा, वहां से मैं लिखूंगा पहले बच्चे। और ये सब करने के पहले क्या होगा, अकेडमी ओपन होगी, मैं यहाँ पर आऊँगा, बच्चे सीटेड होंगे, फिर काम शुरू होगा। तो वी हैव अ प्रोसीजर। ऐसा नहीं होता ना कि अल्टीमेटली अकेडमी बंद है और मैं अंदर पढ़ा रहा हूँ, पहले अकेडमी खुलेगी, फिर बच्चे आएंगे, फिर मैं बोर्ड ओपन करूंगा। तो इट्स अ प्रोसीजर। अगर मुझे रिस्ट वॉच बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो पहले मेरा जो परचेज वाला बंदा है वो जाके रॉ मटेरियल लेकर आएगा, फिर वो जो स्टाफ वर्कर्स हैं वो मशीन में उसको पुट करेंगे, फिर वॉच बन के रेडी होगी, उसके कुछ पार्ट्स मैन्युअली असेंबल करे जाएंगे, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर सेल होगी, क्रेडिट में हो या कैश में हो। तो ये सारे स्टेप्स हमें पहले से पता होने चाहिए कि काम किस तरीके से होगा। तो दीज आर द स्टेप्स। अब प्रोसीजर ही बेटा क्या होते हैं, स्टैंडिंग ही होते हैं ना, लंबे टाइम के लिए फिक्स होते हैं। प्रोसीजर थोड़ी आए दिन चेंज होते हैं कि आज हमारा सामान यहाँ जा रहा है, कल हमारा सामान वहां जा रहा है, तो फिक्स है। रूट हम ये फॉलो करेंगे, हम तो उसी रास्ते से अपना सामान सप्लाई करते हैं, हम तो उसी दुकान से सामान लेते हैं, पहले सामान आता है, फिर मशीन में जाता है, फिर सेमी फिनिश गुड्स कन्वर्ट हुए, फिर फिनिश हुए, फिर सेल हुई। तो ये प्रोसीजर है, स्टेप्स पता होने चाहिए। एंड देन नेक्स्ट वन इज मेथड। बेटा हर काम को करने का मेथड, FW टेलर सर ने भी बोला था, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अल्टीमेटली प्लानिंग में भी हमें पता होना चाहिए किस मेथड से हम काम करके दे रहे हैं। अब मेरा पढ़ाने का मेथड क्या है, स्क्रीन पे कास्ट करना या फिर बोर्ड पे लिखना। These are the only two methods which I use to teach. And sometimes बच्चा इंडिविजुअली आएगा तो रजिस्टर पे, और कुछ टीचर क्या ओरली बोल देंगे, समझा देंगे, तो वो उनका मेथड है। हर टीचर का पढ़ाने का मेथड अलग होता है, बट उनको अपना मेथड क्लियर होना चाहिए। हर रेस्टोरेंट में खाना बनाने का मेथड अलग होता है। बेटा कोई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जब ये फ्रेंच फ्राइज बेटा कढ़ाई में तले जाते हैं, कुछ बेटा रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पर बेटा काफ़ी महंगी मशीन्स होती है, जहाँ पर बेटा फ्राइज और बाकी चीज़ों को वो लोग फ्राई करते हैं। सो मेथड हर जगह पे डिफरेंट होता है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस मेथड से कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है। अब वॉचेस बनाने के लिए दो मेथड्स हैं, सारा सामान ले आओ और लेबर से असेंबल करवा के पैकेजिंग करवा के आगे सप्लाई कर दो। दूसरा मेथड के अपना इन हाउस बनाओ, मशीन लाओ जो वॉचेस बनाए, तो वही पूरी डिटेलिंग करेगी, वही पूरी डिजाइनिंग करेगी, एंड देन आपकी वॉच मैन्युफैक्चर होगी। आपको किस मेथड से वॉच बनानी है आपको वो देखना पड़ेगा। तो हर चीज़ का मेथड होता है दैट यू शुड नो विच मेथड यू हैव टू अडॉप्ट टू। एंड देन वी हैव रूल्स। रूल्स आर रिजिड गाइडलाइंस which are applicable to the employees as well as your clients। ठीक है, देखो जो पॉलिसी है वो तो फिक्स है, वो तो अल्टीमेटली जनरल है कि जिस तरीके से कंपनी की गाइडलाइन क्या है काम करने की, और जो रूल है वो एक कंपनी का स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि वी हैव टू फॉलो दिस थिंग। फाइन, पॉलिसी को ना ब्रेक करने पे इतनी ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, कभी कभार पॉलिसी को तोड़ दिया जा सकता है, बट रूल्स जो होते हैं दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि वी आर इन रूल विद दिस कि हमें ऐसे ही बनाना है, तो बिल्कुल ऐसे ही, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो रूल्स आर क्वाइट ये थोड़े सिंपल भी है कि लिख दिया तो लिख दिया, अब उसमें कोई चेंज नहीं, इस टाइम पर आना तो आना। जो एम्प्लॉय 10 मिनट से लेट हुआ उसकी सैलरी में हम 2-3% का डिडक्शन करेंगे, दैट इज रूल, वो फिक्स है। स्कूल में जो बच्चा लेट आया वो 10 मिनट खड़ा रहेगा, वो रूल है, पॉलिसी नहीं है, वो रूल है। पॉलिसी ये है कि अल्टीमेटली कोई अगर कंप्यूटर रूम में जाएगा, कंप्यूटर लेबोरेटरी में, तो शूज रिमूव करके, तो वो क्या पॉलिसी है, वो रूल नहीं है, पॉलिसी है। कोई बच्चा गलती से मान लो अगर शूज बन के चला जाएगा तो उसको मेरी टीचर क्या बोलेगा, शूज आउट, बच्चा फिर अंदर आ जाएगा। बट अगर बच्चा कभी लेट आता है स्कूल में तो टीचर क्या बोलेगा, 10 मिनट पहले खड़ा हो, चाहे रीजन कोई भी हो। तो दोनों केस में क्या फर्क है, लेबोरेटरी वाले केस में वो पॉलिसी है कि शूज उतार के एंटर, अगर गलती से चले भी गए तो कोई बात नहीं। बट स्कूल में अगर एंट्री लेट ले रहे हो, 8 बजे का टाइम है, 8:15 पे घुस रहे हो, तो टीचर बोलेगा 10 मिनट जरा पहले खड़े होकर जरा रियलाइज करो कि तुमने गलती करी है, ताकि कल से तुम 8-10 से मैक्सिमम तुम लेट ना करो। ठीक है जी, फर्क समझ में आया रूल में और पॉलिसी में। रूल को वॉयलेट करने पे पेनल्टी होती है, पॉलिसी को वॉयलेट करने पे करेक्शन होती है। और काफ़ी केसेस में क्या होता है, वो पॉलिसी को थोड़ा सा रिजिड बना देते हैं कि भाई हम तो इको फ्रेंडली तरीके से ही काम करेंगे और कोई हमारा तरीका नहीं है। तो इससे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड रूल, बट मोर ऑफ पॉलिसी, क्योंकि वो उनका काम करने का तरीका है। ठीक है जी, कोई पेनल्टी वगैरह उसमें इन्वॉल्व होगी नहीं। अब जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जो पैकेजेस आते हैं वो कार्डबोर्ड में आते हैं, रिसाइकल बॉक्स में आते हैं, तो वो उनकी पॉलिसी है, दैट्स हाउ दे डू। एंड देन इस प्रोग्राम में सारे तरीके के प्लान का मिक्सचर आ जाता है। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा, मेथड भी आ जाएगा, प्रोसीजर भी। सो कॉम्बिनेशन ऑफ द वे अ कंपनी इज वर्किंग इज अ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कंपनी के काम करने का तरीका समझाते हैं कि कंपनी में क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट करे जाते हैं टाइम टू टाइम, कंपनी में क्या अल्टीमेटली पॉलिसीज है, कंपनी में क्या सेट ऑफ रूल्स हैं। So combination of multiple plans together is the program, how the company is actually programming, how the organization is actually working. So that's the program of an organization.
And then budget, you all know, the estimated receipts and expenditure of an organization during a particular course of time. It could be 1 year, it could be 6 months, it could be an year. So एक particular period of time में कितना उनका cash inflow expected है, कितना उनका cash outflow expected है, that's very important, so that they can evaluate कहाँ पर उन्हें पैसे time to time spend करना है. प्लीज़ ओपन अप योर रजिस्टर्स. जो बच्चे क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं लेक्चर के थ्रू, वो बच्चे अपने रजिस्टर और पेन रेडी रखें फॉर द बोनस टेस्ट. और जो बच्चे ऑफलाइन है उनके टेबल पे रजिस्टर खुल चुका है. सो नाउ वी विल बी टेकिंग अ टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स. 5 मार्क करेक्ट आंसर, -1 for wrong answer, 0 for unattended. Let's start with the very first question. All the very best to all of you. Changes or events can't be eliminated, but they can be anticipated. और उनके लिए रिस्पॉन्स पहले से तैयार करा जा सकता है. हम चेंजेस को देखो भाई एलिमिनेट नहीं कर सकते, आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें चेंज होती रहेंगी, दैट इज बाउंड टू हैपन, बट रिस्पॉन्स उनके लिए हम पहले से तैयार कर सकते हैं. तो इसमें से कौन सी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही है? डिसीजन मेकिंग, इनोवेटिव, डायरेक्शन, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी रिड्यूस. 3 सेकेंड्स, 1 2 3. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एक बार जरा मैं मार्कर खोल लूँ ताकि मैं आपको टिक करके बता दूँ कौन सा आंसर करेक्ट है. तो बेटा जब हम पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं कि ये हो सकता है, तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी. करेक्ट आंसर वाले बच्चे +5 को रिकॉर्ड कर लें, गलत वाले -1 को रिकॉर्ड कर लें. हाँ जी. सी डिसीजन मेकिंग के बारे में तो यहाँ पर कोई अभी तक बात करी नहीं गई कि व्हाट ऑल्टरनेटिव्स वी आर गिवन. डिसीजन वाला आप जरा तब पिक करो जब आपको ऑल्टरनेटिव्स दे रहे हैं, यू हैव टू कम टू अ सिंगल ऑल्टरनेटिव. यहाँ पर तो फ्यूचर से रिलेट बात करी जा रही है, तो आप उसको एंटिसिपेट कर रहे हो कि क्या आने वाले टाइम में हो सकता है. सो अल्टीमेटली इफ यू आर कंफ्यूज एंड यू डिडंट राइट एनीथिंग, प्लीज रिकॉर्ड अ 0. एंड इफ एनीवन वाज श्योर शॉर्ट कि दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, प्लीज रिकॉर्ड अ +5. एंड इफ एनीवन वाज अमंग दीज 3 एंड दैट टू श्योर शॉर्ट, प्लीज रिकॉर्ड अ -1. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. द स्टेटमेंट प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन का क्या मतलब है? प्लानिंग बाकी फंक्शनों के पहले आ जाती है. प्लानिंग में लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए. प्लान फ्रेम करा गया, इंप्लीमेंट करा गया, फॉलो करा गया दूसरे प्लान के साथ. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्लीज गिव द करेक्ट आंसर. जस्ट 3 सेकेंड्स. 1 2 एंड 3. सो बेटा प्लानिंग बाकी सारे फंक्शंस को प्रिसीड करता है. ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बाद में आते हैं, पहले आता है प्लानिंग. तो प्लानिंग पहले, तो ये क्या हमें दिखा रहा है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन. हालांकि ये वाली बात भी थोड़ी सी उससे सिमिलर जरूर है कि एक प्लान आया फिर दोबारा प्लान बना, तो वो चीज चलती रहेगी, ठीक है. बट ये उसका क्या नेचर दिखा रहा है? कॉन्टिन्यूअस. सो ये कहीं ना कहीं उसका कौन सा नेचर है? कॉन्टिन्यूअस नेचर है. लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग ये थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज है, रिक्वायर्ड ये थोड़ा परवेसिव है, ठीक है. और ये आपका जो प्रीसीड्स, ये आपका प्राइमरी वाला. चलो जी आगे, शाबाश. Which step, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है. Which step in the process of planning will precede the step in which manager is required to make certain assumptions about the future? तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्लानिंग के प्रोसेस से पूछा गया है. अब प्लानिंग के प्रोसेस में उन्होंने वो स्टेप पूछा है जो पहले आएगा उस स्टेप के जिसमें आपको assumptions लेनी पड़ती हैं. जिस स्टेप में आप assumptions लेते हो उससे पहले कौन सा स्टेप आता है प्लानिंग में? इन चारों में से 3 सेकेंड्स. 1 2 3. बेटा आपसे पहला स्टेप ही तो पूछा है. सेकेंड स्टेप जो होता है प्लानिंग के प्रोसेस में, इट इज डेवलपिंग ऑफ प्रीमिसेस, और उसके पहले आप ऑब्जेक्टिव को सेट करते हो. तो ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे प्लीज +5 रिकॉर्ड करें. नहीं अटेम्प्ट करने वाले 0 रिकॉर्ड करें. गलत अटेम्प्ट करने वाले -1 रिकॉर्ड करेंगे ऑनेस्टी के साथ. प्लानिंग में लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए रेदर देन बस सोच लिया कि ये करना है. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहां पर प्लानिंग का हाईलाइट हुआ है? 3 सेकेंड्स. 1 2 एंड 3. डायरेक्ट क्वेश्चन, इट वाज मेंटल एक्सरसाइज. सोच समझ के आपको कोई भी डिसीजन प्लानिंग में लेना होता है लॉजिक से रेदर देन विशफुल थिंकिंग, तो इट्स मेंटल एक्सरसाइज. आई बिलीव थोड़ी देर पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था जिसमें हमने पिक करा था एक ऑप्शन. द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. वो स्टेप प्लानिंग का जिसमें आप प्लान को लगा देते हो, एक्शन में ले आते हो, तो वो कौन सा स्टेप होता है? 3 सेकेंड्स. 1 2 3. इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान. मैं एक्चुअली अभी जब इसको बोल रहा था तो मैं बोलने ही वाला था कौन सा स्टेप और इसमें प्लान को इंप्लीमेंट कर देते हो. देन आई जस्ट रियलाइज कि इट इज ऑलरेडी इन द ऑप्शन, आई कांट एग्जैक्टली यूज दैट वर्ड. सो इंप्लीमेंटेशन प्लान की होती है जब आप प्लानिंग में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है प्लान को एक्शन में ले आते हो, तो इट इज द एक्चुअल
implementation of the plan. Correct answer, please record +5 for that, those who have done it correctly. The purpose of planning for the future is to ensure which of the following. अब प्लानिंग बेटा जी क्यों करते हैं? ताकि हमें सैलरी ज़्यादा मिले, ताकि हम सही चॉइसेस आज करें, ताकि हमें आगे चल के फायदा मिले, ताकि हमें इमीडिएटली काम मिल जाए ग्रेजुएशन के बाद, ताकि हम सेक्रीफाइस कुछ ना करें और हमें जो चाहिए वो मिल जाए. 3 seconds, 1 2 and 3, ताकि हम आज सही डिसीजन लें और हमें आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिले. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स ये क्वेश्चन था. The purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of an organization. तो हम अल्टीमेटली फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं ताकि हमें आने वाले टाइम में बेस्ट एडवांटेज मिले कंपनी के अंदर. कौन सा इंपॉर्टेंस या फीचर यहाँ पर, इनफैक्ट फीचर दे रखे हैं, ये प्लानिंग की यहाँ पर हाईलाइट करी जा रही है. 3 seconds, 1 2 and 3. प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक. तो बेटा यहाँ तो आप बिल्कुल ही कीवर्ड के साथ रिलेट कर सकते हो कि प्लानिंग आगे के लिए करी जाती है. प्लानिंग इज मोर ऑफ फ्यूचर लुकिंग रेदर देन बैकवर्ड लुकिंग. ठीक है जी. 8 9 10 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे अभी 3. आप सेट करते हो ऑब्जेक्टिव्स को एक गिवन टाइम पीरियड के लिए. आप आइडेंटिफाई करते हो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को जो आपके पास अवेलेबल है गोल्स को अचीव करने के लिए. फिर सिलेक्ट करते हो जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आपका होता है अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव. ठीक है. कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहां पर आइडेंटिफाई करा गया? बेटा इसमें तो खाली मैं 2 सेकंड दूंगा, 1 और 2. बेटा ये तो क्वेश्चन ही मैंने क्यों रखा है, नो आइडिया, रियली अपॉलॉजीज फॉर दैट. सो इट वाज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ठीक है. एट सम टाइम आई वाज आल्सो थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा प्लानिंग वर्ड यूज कर लूं, बट आई अवॉइडेड इट. इट्स गुड. सो अल्टीमेटली पूरा उन्होंने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग यहाँ बता रखा है. तो ये प्लानिंग इसका करेक्ट आंसर होगा. आगे चलेंगे. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है प्लानिंग की लिमिटेशंस को लेके? प्लानिंग गारंटी सक्सेस, प्लानिंग इनएक्सपेंसिव होती है, दोनों या नॉन ऑफ दीज. 3 seconds, 1 2 3. तो बेटा प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग इज एक्सपेंसिव. सो वी विल गो विद बोथ ए एंड बी. दोनों ही बातें गलत लिखी हुई हैं. दोनों ही जो है वो प्लानिंग की जो है वो लिमिटेशंस नहीं है. प्लानिंग ना तो बेटा आपको सक्सेस गारंटी करता है और ना तो बेटा प्लानिंग आपकी सस्ती होती है. प्लानिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव. सो वी विल गो विद ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. लास्ट वन बेटा, प्री डिसाइडेड प्लान को फॉलो करना जब सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो चुके हैं और वो कंपनी के इंटरेस्ट में चीज नहीं जा रही है, तो कौन सी लिमिटेशन यहां पर प्लानिंग की आ रही है? आपको एक प्लान फॉलो करना पड़ रहा है बट चेंजेस ज्यादा आ रहे हैं, पर वो चेंजेस की वजह से कंपनी का सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो रहे हैं, बट आपको वो प्लान फॉलो फिर भी करना पड़ रहा है. तो कौन सी प्लानिंग की लिमिटेशन यहां पर आपको समझ में आ रही है? 3 seconds, 1 2 3. बेटा रिजिडिटी. ना चाहते हुए भी आपको वो प्लान फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो प्लान आपने डिसाइड करा हुआ था, प्री डिटरमाइंड प्लान, इवन इफ सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड. पर वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में बात नहीं जा रही, तो क्योंकि प्लानिंग से रिजिडिटी हो जाती है, यू कांट डू a change in between, you have to follow the plan that you predicted. So now we are, क्या चीज बेटा? See, here you can't change it. डायनेमिक इन्वायरमेंट में हम तब बोलते हैं जब चेंजेस ऐसा लिखा होता है कि फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं. इफ द चेंजेस आर क्वाइट टू ऑफन, कि टुडे people have different preferences, after a week they are shifting towards different preferences, then we would definitely would have gone for dynamic in that case. But here they have specified कि प्री डिटरमाइंड प्लान है, सर्कमस्टांसेस थोड़े से चेंज हो गए हैं जो कंपनी के फेवर में नहीं है. सो इट्स नॉट हैपनिंग ऑन रेगुलर बेसिस, it just happened once, but you have to stick to the plan that you predicted, what you planned. So planning is rigid and you can't change it in between. So अगर बेटा जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और स्कोर अपने जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. पीडीएफ बेटा मैं करेक्शन के साथ आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा. वो जो कॉप डीएमएफ वाली जो करेक्शन थी, दैट आई विल अपडेट इन दी टेलीग्राम. थैंक यू सो मच.